सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आइए फिर बात करने के लिए आज आपके सामने फिर मौजूद हैं, पढ़ने और पढ़ाने की इस महफिल में, सीखने और सिखाने की। तो पिछली क्लास की जो हमने बातें आपके सामने मिलकर सीखने का काम किया था, पढ़ने का काम किया था और समझने का तो प्रयास बिल्कुल ही किया था। तो उसमें हमने क्या समझ में आया था, बात हम लोग ने लास्ट एलिमेंट की बात करें तो हम लोग पॉजेसिव केस बनाने का काम किए थे, यानी ईच वन अनदर का हमने आपके साथ मिलकर जिक्र किया था। आपको बहुत खूबसूरत चीज़, बेहतर चीज़ समझ में आया होगा कि जो चीज़ें हमने बचपन में ईच और वन अनदर का यूज हमने करना सीखा था, वो अभी के लेवल में क्या हमने सीखा, क्या डिफरेंट पाया, क्या एक कंसेप्ट हमारे सामने निकल कर आया और इसको हमारे सामने कंपिटिटिव में एरर में कैसे बनाना दिया जाता है, उसको कैसे बनाना है। तो यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा फिर आज उसी को लेकर हम आगे चलेंगे। तो पहला चीज़ हमारे सामने एक चीज़ और जुड़ता है, आप गौर करने वाली बात है, तो देखना है। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने आपके सामने जिक्र करने का काम किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बहुत खूबसूरत चीज़ है, बहुत बेहतर चीज़ है। एक चीज़ तो आप मान लीजिए, इंग्लिश को सीखने के लिए आपको अपने आप में उसका एक एक कंसेप्ट को समझना होगा। बस क्लास को आप रेगुलरली रखें, आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है, ये आपसे मेरा वादा है। बट आप इस चीज़ को बहुत बेहतर चीज़ से सीखने के लिए आप मेरे साथ हमेशा रेगुलरली बने रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बात करते हैं, यहाँ पे मैंने जो हेडिंग देने का काम किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हम लोग तो बचपन से भी पढ़े, बचपन में भी हमने ग्रामर पढ़ के रखा, बचपन से पढ़ते अभी भी आ रहे। लेकिन जब बात हमारे सामने जब कॉम्पिटिटिव की होती है, जब हमारे सामने उसका एरर दिया जाता है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या रोल हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिव की क्या भूमिका हो सकती है, क्या खेल हो सकता है इस कहानी को। तो इस कहानी को समझने के लिए हम थोड़ी सी आपको एक लॉजिक कंसेप्ट आपके सामने शेयर कर रहे हैं। तो गौर करना है, मेरी बातों पर बहुत ध्यान से सुनना है। डिस्ट्रीब्यूटिव को अगर हम थोड़ा सा समझने का काम करें तो आपको एक जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब किसी चीज़ को भाट में भागना, मतलब किसी भी चीज़ को, मतलब किसी भी पार्ट में उसको बांटना। आप जैसे मान लेते हैं कि आप किसी भी स्टूडेंट को, आप मान लेते हैं कि अगर आप 10,000 अगर स्टूडेंट को पैसा देना है तो आप 10 स्टूडेंट को देना है 10,000, तो आप कितने में डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा उसको। मान लेते हैं अगर किसी भी चीज़ को अगर हम यहाँ पे 10,000 लिखने का काम करें, अगर इसको हमें 10 स्टूडेंट में हमें अगर इसको डिवाइड करना है तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस बात को प्रोनाउन यहाँ पे आपसे ये पूछ लिया जाता है कि आप जब किसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कैसे करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि मैं इसके साथ 10 से इसका डिवाइड कर दूंगा। सिंपल बात है, 10 से डिवाइड कर दूंगा तो एक 0 हमारे यहाँ से कट जाएगा, तो बाकी जो बचा 1000, यानी 1000 ही हमारे 10 स्टूडेंट में बांट दिया जाएगा, तो पूरा का पूरा हमारा जो 10,000 के रूप में फिर से आ जाएगा। यहाँ पे आपको मैंने क्या जिक्र किया कि डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी चीज़ को बांटना, किसी चीज़ को उसको कैसे बांटना है, तो उसका भी एक नियम और कायदा है। अब वो नियम और कायदा क्या हमारे सामने आएगा, उस पर गौर करना है। तो आइए मिलते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को, कंसेप्ट को समझने के लिए कुछ प्रोनाउन के सेंस में आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल के तौर पे वर्ड पेश किए हैं। तो गौर करना है, यहाँ पे देखना है, हमारे सामने जुड़ता हुआ नजर आ रहा है कायदा। ईच की बात कर ले, आइदर की बात कर ले, नीदर की बात कर ले। अब पहले एक एक चीज़ को, कंसेप्ट को समझ लिया जाए। पहले अभी मैंने पिछली क्लास में ईच की बात किया था,
वो किस सेंस में काम कर रहा था, इसके साथ मैंने मिलकर काम किया था। लेकिन जब इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के राउंड में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के सेंस में जब ईच की चर्चा हम करते हैं तो यहाँ पे इसका क्या कंसेप्ट काम करता है। अगर मान लेते पढ़ने का कोशिश करें तो बोल सकते हैं वन आउट ऑफ मेनी। इसका मतलब क्या हुआ, बहुतों में से एक, यानी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पर्सन का संख्या या बहुत सारी किसी थिंग की संख्या है, लेकिन उन सभी में से एक की बात होने वाली है, तो उस कंडीशन में हम ईच को लाने का ज़्यादा अच्छा समझेंगे। फिर बढ़ते हैं अगले दूसरे एग्जाम्पल पे, तो क्या कहता है, इधर की बात करते हैं तो वन आउट ऑफ टू, यहाँ पे मेनी की बात नहीं हो रही है, दो में से कोई एक, मतलब दो में से कोई एक, मतलब यहाँ पे वन आउट ऑफ टू का मतलब दो में से कोई एक, इसका मीनिंग निकलना है कि दो में से कोई एक। यहाँ पे ऑफ हम जोड़ लेते हैं कि दो में से कोई एक, इस बात को गौर करना है। फिर बढ़ते हैं आगे, तो नीदर की बात करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे कि दो में से कोई एक नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या किसी चीज़ का न मैटर, किसी भी थिंग का या कोई पर्सन का कोई संख्या नहीं दिया गया। जिस तरह मैंने यहाँ पे संख्या के रूप में आपको दिखाने और समझाने का काम किया, यहाँ पे कोई संख्या नहीं रहा, इसका सेंस यही बनता है कि दो में से कोई एक नहीं, दोनों में से कोई एक ही नहीं, मतलब दोनों में से कोई नहीं। इसी का सिंपल कंसेप्ट है, आपको कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब यहाँ से जब इस चीज़ को, कंसेप्ट को हमने समझ लिया बहुत बेहतर चीज़ से, तो यहाँ से एक हमारा कायदा निकल कर आता है सामने। अब उस कायदा को देखना है, क्या हमारा कायदा यहाँ से निकल कर आता है, तो गौर करना है। यहाँ पे जो कायदा हमारे सामने जुड़ता हुआ दिख रहा होगा आपके स्क्रीन से, यहाँ से एक और हमारा नियम, अभी इससे पहले जिस चीज़ को मैंने जिक्र किया, आपके साथ समझने और समझाने का काम किया, वहाँ से एक हमारा नियम बनकर निकल जाता है कि अगर ईच, इधर और नीदर की बात हम जब कर रहे हैं तो उसके साथ हम जोड़ने का काम करेंगे ऑफ। अब एक चीज़ नया जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस कंसेप्ट को समझ लेने के बाद अब एक चीज़ हमारा कंसेप्ट निकल कर आता है कि इच, इधर और नीदर के साथ अगर हम जोड़ने का काम करें ऑफ, तो इसके साथ आगे चलकर हम जो भी नाउन या प्रोनाउन का जिक्र करना चाहें, इसके बाद अगर इन सभी के बाद अगर ऑफ हम जोड़ने का काम करें, इसके बाद हम जो भी हम आगे जिक्र करना चाहें नाउन या बात कर ले प्रोनाउन की, तो दोनों नाउन या प्रोनाउन कोई भी आएगा तो हमेशा और हमेशा वो प्लूरल के सेंस में ही लेकर आएगा। इस बात को हमेशा गौर करने वाली बात है कि इन सभी के साथ अगर ऑफ जोड़ा जाए तो नाउन और प्रोनाउन का जिक्र हमेशा वो प्लूरल के सेंस में लेकर आएगा। लेकिन कंडीशन आगे हमारा जुड़ता हुआ यहाँ पे कंफ्यूजन होना कि आपको बता चुका हूँ कि जब यहाँ नाउन प्लूरल है तो जाहिर सी बात है कि भर मेरा प्लूरल है, लेकिन जी नहीं, यहाँ पे प्रोनाउन थोड़ी सी बातें उल्टी कह जाती है कि ये नाउन हमारा प्लूरल हो सकता है ऑफ के चलते, लेकिन आने वाला वर्ब हमारा सिंगुलर के ही रूप में यूज किया जाएगा। इसको लेकर आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे हम प्लूरल नाउन रखेंगे या नाउन रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाला वर्ब मेरा जो भी होगा तो हमेशा और हमेशा सिंगुलर के रूप में ही लेकर आएगा। इस बात को हमेशा जिक्र करने वाली बात है और समझने वाली बात है। अब इसके लिए कुछ हमारे लिए एग्जाम्पल की जरूरत है, तो गौर करना है हमारे सामने क्या एग्जाम्पल कहता है, तो देखना है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपके सामने मैंने कुछ एग्जाम्पल पेश किया है, देख पा रहे होंगे अपने आप स्क्रीन पे। तो पहला एग्जाम्पल हम गौर करते हैं, आइए देखना है क्या कहता है। ईच ऑफ द बुक्स आर यूजफुल। गौर करने वाली बात है, ऐसे हमारे एरर दे दिए जाते हैं। ये हमेशा पूछता है, किसी भी एग्जाम की बात कर ले, ये हमेशा ऐसे चीज़ें हमारे कैटेगरी दिखने को मिलते हैं। तो पहला एग्जाम्पल पे क्या कहता है, ईच ऑफ द बुक्स आर यूजफुल। अब गौर करना है कि ईच तो हमारा वह जुड़ता हुआ दिख ही रहा है, ठीक है, इस हमारा जुड़ता हुआ दिख रहा है, इसके साथ हमने जिक्र करने का काम किया ऑफ। अभी मैंने इसी का चर्चा किया था कि जब इच ऑफ आन जब हमारे सामने जुड़ ही गया तो अब आगे हमारा जो भी नाउन होगा या जो भी प्रोनाउन होगा वो कैसा होगा, प्लूरल के सेंस में होगा। तो बुक्स हमारा नाउन के रूप में आया हुआ है, लेकिन बुक ने क्या है, बुक्स, यानी अपने आप में कैसा नाउन है, प्लूरल है। कैसा है, प्लूरल है। तो ये हमारी कहानी तो यहाँ तक मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हमारी कहानी मिल गई। थोड़ी सी चर्चा आगे कर लेते हैं वर्ब की, क्योंकि इसके साथ वर्ब का भी बहुत बड़ा कंसेप्ट छिपा हुआ था। तो आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे आर जुड़ता हुआ दिख रहा होगा आपके सामने स्क्रीन पे, आर वहाँ जुड़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन यह क्या सही है क्या गलत है, इस बात को गौर करना आप ही को है। लेकिन मैंने अभी इसी के चर्चा किया था कि जब ईच ऑफ के बाद नाउन मेरा प्लूरल हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन वर्ब को हम किसी भी कंडीशन में प्लूरल नहीं बल्कि और बल्कि सिंगुलर ही रखने का काम करेंगे। ऐसे कंफ्यूजन के लिए आपको दे दिया जाता है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे क्या किया कि ईच ऑफ द बुक्स के साथ ईच कहना ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे बुक्स प्लूरल के रूप में आप यहाँ पे आर नहीं कर सकते, कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि इज के साथ हमारा ऑफ जुड़ता है। इस कंडीशन में जब नाउन प्लूरल है तो इज हमारा ज़्यादा अच्छा होगा, इस बात को गौर करना है। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे, तो बोलता है कि ईदर ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट। इस एग्जाम्पल पे गौर करते हैं, क्या कहता है, पहला हमारा जुड़ता हुआ नजर आ रहा है इधर, देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे। जब हमारे सामने इधर जुट ही गया तो आगे हमारे सामने क्या जोड़ने का काम किया, ऑफ, ठीक है। तो दो चीजें हमारे सामने तो मिलती हुई नजर आ रही है। अब इसके बाद आगे देखने का काम करता हूँ नाउन या प्रोनाउन। तो बॉयज अपने आप में नाउन है, लेकिन कैसा नाउन है, देख पा रहे हैं कि बॉयज में हमारा एस जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। जब एस जुड़ ही गया है तो अपने आप ये प्लूरल है,
कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ तक कहानी हमारा सारा काम कर गया, सारा कुछ कायदा हमारा सब कुछ लागू हो गया। आगे हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, बढ़ने का काम करते हैं। तो वर्ब को देख लेते हैं। तो वर्ब हमारा यहाँ सामने इज जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, देख पा रहे हैं। तो आपको पता है कि आइदर ऑफ द के बाद नाउन या प्लूरल हम दिखाने काम करेंगे, लेकिन उसके बाद हम जो भी वर्ब जोड़ने के काम करते हैं वो सिंगुलर के रूप में जुड़ता है। यानी यहाँ पे इज तो अपने आप में ऑलरेडी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफर्म कोई दिक्कत प्रॉब्लम ही नहीं। तो ये बात अपने कहानी पूरी बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़ते अगले एग्जाम्पल में। तो बोलता है नीदर ऑफ द गर्ल हैज कम। गौर करना इस एग्जाम्पल पे। आपको मैं ये इस तरह से मैं इसलिए सिखाने का काम कर रहा हूँ कि आपको कर क्या सकता है कि आपको हो सकता है कि यहाँ तक कहानी आपको सही देगा, आगे चलकर आपको दिक्कत कर देगा। तो आपको लग गया होगा कि यहाँ तक मेरा कहानी तो मिल ही गया, आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। जी नहीं, इस बात को भी गौर करना है। चूंकि एरर हमारा किस तरीका भी दे सकता है, एरर की कोई लिमिट नहीं होती है, एरर तो एरर होती है, बस उस कायदे और कानून के अनुसार ही वो देंगे। आपको ऐसा नहीं कि यहाँ पे अपने मन से कुछ भी कर सकता है। तो हमारा कायदा तो वहाँ पे फॉलो कर ही रहा है। अब बात करें तीसरी एग्जाम्पल पे, आप गौर कीजिए। नीदर ऑफ द गर्ल, सिंपल सी बात है कि नीदर के बाद ऑफ जुट रहा है, लेकिन आगे हमारा जो वर्ब जो काम किया है वो सिंगुलर के रूप में आया है। क्योंकि इसकी चर्चा मैंने किया था कि यहाँ हैज तो सिंगुलर आया, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी देखना है कि आपको यहाँ गर्ल जो आया हुआ है क्या वो नाउन कैसा है, प्लूरल है कि सिंगुलर है। आपको यही कंफ्यूज करने के लिए दे देता है। आपको लगता होगा कि नाइदर ऑफ द के बाद हमारा सिंगुलर वर्ब भी आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी बिल्कुल है, क्योंकि गर्ल अपने आप में नाउन तो है, लेकिन कैसा नाउन है, सिंगुलर है। अब इसको हम बनाने के लिए क्या करेंगे, प्लूरल एस लगा देंगे। तो आपको ऐसे कंफ्यूजन करने के लिए एग्जाम में कुछ भी कर सकता है। हो सकता है कि आपको वर्ब को सही करके आपको नाउन में छेड़खानी कर सकता है, या आपको यहाँ पे सही करके आपको वर्ब में छेड़खानी कर सकता है। वो एरर कुछ भी हो सकता है, बट लेकिन उसके भी एक नियम और कायदे। बस जो कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, बस इस कंसेप्ट को कभी भूलिएगा नहीं, क्योंकि यहीं से अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन हमारा आना और मिलना और मुलाकात होना शुरू हो जाता है आपके पास। तो गौर करना है इस बात को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखना है, अभी मैंने जिसका चर्चा किया आपको डिस्ट्रीब्यूटिव पुनः, बहुत बेहतर चीज़ हम लोग को समझ में आए, कभी कंफ्यूजन नहीं होने वाली बात है। बस आपको जितना कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करूँ, जितनी भी चीज़ें मैं आपके साथ मिलकर पढ़ने और पढ़ाने के काम करूँ, बस आप उसको देखें बहुत अच्छे से। कोई दिक्कत नहीं, आप घर में उसको देखें और अपने दोस्तों के साथ तो शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। बस इसी को कहानी को लेकर आगे मिलते हैं। एक और हमारा कायदा जुड़ता हुआ नजर आ रहा आपके स्क्रीन पे। तो क्या कहता है, अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अब यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन की क्या बात हुई, बात करना है इस बात को, और समझना भी इसी बात को है कि अरेंजमेंट और पर्सनल प्रोनाउन की क्या चर्चा हो रही है। तो एक चीज़ तो आपको दिख पा रहा होगा कि अरेंजमेंट का मतलब समझ होता है किसी चीज़ को अरेंज करना, यानी किसी कोई चीज़ मतलब अगर कोई चीज़ एक सही दिशा में दिया हो, उसको हम अगर गलत दिशा में करेंगे तो अरेंजमेंट हमारा गलत हो गया। यानी सही दिशा को अरेंजमेंट दिखाने के लिए हमें अरेंजमेंट का यूज करते हैं। तो अरेंजमेंट तो समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं अगले, थोड़ा सा चर्चा करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। ये थोड़ा सा हमारा कायदा थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन की क्या रोल है, क्या हमें नाम यहाँ देखना है। तो प्रोनाउन तो आप समझ ही रहोगे। अब बताओ, हमारे सामने आता है पर्सनल। अब पर्सनल में क्या होता है कि अगर मैं पर्सनल को, आप चीज़ को जानते हैं कि अपने लाइफ में आप शेयर करते हैं, चाहे एक दोस्त के साथ या दो दोस्त के साथ, तो आप अपने लाइफ की बात पर्सनल शेयर करते हैं। यानी पर्सनल प्रोनाउन सामने वाला व्यक्ति वो पर्सन के रूप में आता है, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, मैं इसके साथ जिक्र कर ही चुका हूँ। तो प्रोनाउन उसको पर्सनल प्रोनाउन नाम देने का काम किया है। यहाँ पे आप एक दोस्त से या आपके जितने भी दोस्त हैं उसके साथ आप शेयर करते हैं, अपनी बातों दिल को रखते हैं, तो एक तरह का पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पे इस चीज़ को सेंस ये बनता है कि आप किसी भी चीज़ को शेयर करते हैं अपने दिल के बाद जो भी बात है। तो यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन की क्या रोल है, अब ये देखना इस बात को। तो आप जानते हैं कि एक चीज, आपके सामने कोई बंदा आपके सामने खड़ा है, आप उससे बात करते हैं, ठीक है। जब आप बात करते हैं तो सामने वाला भी आपसे कोई जवाब देता है, तो आपको देखना ये है कि आप किस टाइप की बात किए, उसके सामने किस टाइप का। आप चाहे तो बहुत ज़्यादा नाराज़गी में बात किए या बहुत ज़्यादा खुश होकर बात किए। आप अगर बहुत ज़्यादा नाराज़गी में बात करें तो जाहिर सी बात है कि सामने वाला भी आपका रिप्लाई तो देगा, लेकिन नाराज़गी के सेंस में ही देगा। अगर आप बहुत अच्छे से बात किए, बहुत होशियार बात किए खुश होकर, तो सामने वाला भी जाहिर सी बात है कि आपको खुश होकर उस बात को जवाब देगा। तो यहाँ पे इस बात को समझाने से क्या कंसेप्ट निकलता है, बिहेव का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। अब जब बिहेव का सेंस निकलता है तो सोशल बिहेवियर का नाम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, सोशल बिहेवियर का। हम लोग लाइफ में जनरली किसी भी चीज़ से बात करते हैं, किसी भी इंसान से जब बात करते हैं तो हमारा बिहेवियर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पे। और ग्रामर उस नाम को क्या देता है, पर्सनल प्रोनाउन। कि आप किसी भी इंसान के साथ बिहेव किस टाइप का आपका है, उसको ग्रामर के लैंग्वेज में पर्सनल प्रोनाउन होता है। तो गौर करना है कि हमारे सामने दो तरह का बिहेव आता है। तो पहला बिहेव देखना है,
तो यहाँ पे पहला कैटेगरी हमारे सामने जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, सोशल बिहेवियर। गौर करना इस बात को है। तो सोशल बिहेवियर को अगर मैंने मान लेते हैं कि ज़्यादा हम फोकस करना चाहें बिहेवियर की, जब किसी इंसान के साथ हम बिहेव करते हैं वो हमारा बिहेव दो तरह से उभर कर आता है। तो पहला क्या होता है कि आप किसी से बात करते हैं गुड एक्ट की, या आप ड्यूटी की या रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो गुड एक्ट का मतलब क्या हुआ कि जब आपके कोई अच्छा काम करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, आपके घर के माता पिता जो भी कोई अच्छा काम बोलते हैं आप उसको बहुत अच्छे से निभाते हैं। यहाँ पे आपकी जो एक्ट हुई वो गुड के सेंस में, यानी आप सोशल बिहेवियर के रूप में गुड एक्ट के सेंस में लाए। बात करते हैं जब ड्यूटी की, तो ड्यूटी यहाँ पे कर्तव्य की बात हो रही है। जब आप किसी चीज़ का ठान लेते हैं, कुछ ड्यूटी आपका कर्तव्य निष्ठा है, उसको बहुत अच्छे से निभाते हैं, तो ये भी एक सोशल बिहेवियर का पार्ट कहलाता है, यानी ये भी एक तरह का गुड की ही सेंस में आया। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की। जब आप किसी भी चीज़ कोई काम करने का रिस्पॉन्सिबल लेते हैं तो बहुत अच्छे से उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ने का काम करते हैं, बहुत उस काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू से लेकर अंत तक उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ही देने का काम मतलब बहुत अच्छे से निभाते हैं, तो उसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के एक जरिया में सोशल बिहेवियर का होता है। तो ये पहला कैटेगरी हमारे सामने पेश आया, ये पहला कैटेगरी आया। अब गौर करना है कि यहाँ पे अभी जो बात हम समझाने का काम किया आपके साथ, तो यहाँ पे प्रोनाउन का क्या कंसेप्ट है। अगर मान लेते हैं कि अगर किसी भी एरर में सोशल बिहेवियर का कंसेप्ट अगर हमारा दे दिया जाए, वहाँ पढ़ने से मालूम चल जाएगा गुड एक्ट या ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो उसके साथ हम जिक्र करने का काम करेंगे। पहले हम लाने के काम करेंगे सेकेंड पर्सन, फिर लाने का काम करेंगे थर्ड पर्सन, इसके बाद हम लाने का फर्स्ट पर्सन। गौर करना इस बात को है, क्योंकि यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों है इस काम को, ये कोड है अपने आप में, इस कोड को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड है आपके लिए कि अगर मान लेते हैं कि सोशल बिहेवियर से अगर हमको ये मालूम चल जाए कि वहाँ पे गुड एक्ट की बात हो रही है, ड्यूटी की बात हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, तो हम दिखाने के काम करेंगे कि अरेंजमेंट हमारा क्या हो सकता है कि सबसे पहले हम सेकेंड पर्सन दिखाएंगे, इसके बाद हम जिक्र अगर करना चाहें सेंटेंस में तो थर्ड पर्सन, इसके बाद हम जिक्र करना चाहें तो फर्स्ट पर्सन। अब गौर करना इस बात को, कंफ्यूजन है, हो सकता है किसी भी एग्जाम में सेकंड पर्सन दे दिया हो और फर्स्ट पर्सन दे दिया हो, तो कंफ्यूज में नहीं होना, कोई दिक्कत नहीं है। हमको देखना अरेंजमेंट इस बात को है कि बस हमको सेकंड और फर्स्ट जो दिया है, जो एरर में जिक्र किया गया है, वो अरेंजमेंट सही है कि नहीं, पहले सेकंड आया है कि नहीं, इसके बाद फर्स्ट लाया है कि नहीं। अगर मान लेते कि सेकंड ना दिया हो, किसी एरर में थर्ड और फर्स्ट आंसर दे दिया हो, उस एरर में दिया जिक्र किया है, तो उसके अरेंजमेंट चेक कर लेंगे कि पहले थर्ड को लाया किसके बाद किसकी फर्स्ट को लाया। अगर मान लेते हैं को गलत करने के लिए अगर थर्ड और फर्स्ट को जिक्र किया, तो मान लेते क्या कर सकता है, आपको फर्स्ट पहले करेगा और थर्ड को बाद में कर देगा, तो वहाँ अरेंजमेंट हमारा गलत हो जाएगा। आपको इस बात को कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि सेकेंड थर्ड और फर्स्ट तीनों ही है। वो सेंटेंस को सही बनाने के लिए अगर मान लेते हैं कि सेकेंड और थर्ड ही की जरूरत होगा, तो सेकेंड थर्ड ही हम चेक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस अरेंजमेंट चेक कर लेना है कि वो दोनों पहले सेकेंड आया इसके बाद थर्ड आया कि नहीं। अगर वहाँ पे सेकेंड और थर्ड का अगर जिक्र किया गया तो अरेंजमेंट उसका सही है कि नहीं। अब इस पूरे खेल को समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो गौर करना है। पहला एग्जाम्पल, चलिए इस पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल हम देखते हैं कैसा काम करता है यह तजुर्बा। तो देखना है, पहले पढ़ने का काम करते हैं। आई एंड यू आर हैप्पी टुगेदर। पहले तो हमको इस एरर में सोशल बिहेवियर की चर्चा करनी है, पहले सोशल बिहेवियर देखना है। तो हम पहले इस चीज़ को छोड़कर आगे हम जुड़ता हुआ दिखा रहा है हैप्पी, हैप्पी दिख रहा है। तो यहाँ पे हैप्पी का देने से मतलब कि अच्छा सेंस आ रहा है, यानी गुड एक्ट का सेंस आ रहा है। जब गुड एक्ट का सेंस आ रहा है, आप यानी किसी इंसान से जब बात करें तो हैप्पी की मूड में, वो भी सामने वाला आप पे हैप्पी की मूड में बात किया, यानी गुड एक्ट का सेंस आया। सोशल बिहेवियर तो आया, लेकिन कैसा आया, गुड एक्ट। जब हमारा गुड एक्ट का सेंस यहाँ लेकर आ रहा है, अब आपको पता है कि हमें प्रोनाउन की अरेंजमेंट क्या हो सकती है कि हम लाने का काम करेंगे सेकेंड पर्सन, इसके बाद लाने का थर्ड पर्सन, इसके बाद लाने के फर्स्ट पर्सन। अब क्या करना है कि आप चेक करना है कि अब इस पूरे एरर में सही दिया है कि नहीं दिया है। तो देखना है आई एंड यू आर हैप्पी टुगेदर। आपको ये कभी नहीं सोचना है कि पूरा ये तीनों पर्सन दे दिया जाए। वो कंप्लीट मीनिंग बनाने के लिए अगर जरूरत ही पड़े दो ही पर्सन की तो कोई दिक्कत नहीं, हमें सिर्फ अरेंजमेंट को चेक करना है। तो यहाँ हमारे सामने जुड़ता हुआ आई और यू, ठीक है। अब आई और यू पर चर्चा करते हैं। तो आई अपने आप में क्या है, देख पा रहे हैं अपने आप में फर्स्ट पर्सन है, और यू अपने आप में क्या है, सेकेंड पर्सन। अब क्या है अपने आप ये सही है,
देखना इस बात को और समझना भी इसी बात को कि आपके पता है कि आगे हमारा सोशल बिहेवियर में क्या दिखा, गुड एक्ट। तो गुड एक्ट में आपको पता है कि अरेंजमेंट हमारा कहता है कि पहले आप सेकंड पर्सन लाइए, तो हमारा तो सेकंड पर्सन बाद में आया और फर्स्ट पर्सन पहले आ गया। यहाँ पे थर्ड पर्सन का जिक्र नहीं किएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई अलग से लिखना नहीं है, हमें सिर्फ अरेंजमेंट को सही करना है, ठीक है। तो अब आपको चेक कर लेना, अब आप समझ रहे होंगे कि अरेंजमेंट हमारा क्या हो सकता है कि यू को हम यहाँ लाएंगे, क्योंकि हमारा कायदा कहता है कि पहले आप सेकंड पर्सन का जिक्र कीजिए, अगर आगे थर्ड पर्सन का तो थर्ड पर्सन का जिक्र किया ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ने के काम करते हैं फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन हमारा तो यहाँ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसकी अरेंजमेंट हमारी गलत है, यानी यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, आई कर लेंगे। क्या कर लेंगे, आई कर लेंगे, क्योंकि इसी की चर्चा आपके साथ हम मिलकर किए कि फर्स्ट पर्सन हमारा ज़्यादा बेटर होगा। इस चीज़ को समझना, अरेंजमेंट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी यहाँ अरेंजमेंट। अगर आप अरेंजमेंट को ना समझे तो बहुत परेशानी वाली हो सकती है। यहाँ पे हम फर्स्ट पर्सन का जिक्र करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा गुड सारे के सारे सोशल बिहेवियर में जो कैटेगरी आते हैं इन कोड का हम यूज करते हैं। तो पहला हमारा जुड़ता हुआ नजर आ रहा था आई, जो कि हमारा फर्स्ट पर्सन का जिक्र है, लेकिन इस बात का बिल्कुल इजाजत नहीं देती है कि सबसे पहले हम सेकंड पर्सन नाम करेंगे इसके बाद थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ के काम करेंगे फर्स्ट पर्सन, लेकिन अरेंजमेंट को हमेशा चेक करना है। तो अरेंजमेंट हमारे सामने अब मिल गया कि अब क्या कर दिया कि सेकंड पर्सन को यहाँ ले और आई को फर्स्ट पर्सन यहाँ ले। अब मेरा बहुत अच्छा हो गया कि फर्स्ट सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन हमारा दोनों मैच कर गया। इस बात को हमेशा गौर करना है। तो बढ़ते हैं और बिहेवियर कैटेगरी से मिलते हैं। तो देखना है अब हमारे सामने दूसरा कैटेगरी जुड़ता हुआ आ रहा है, सोशल बिहेवियर का है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बात हमारा बदलता हुआ नजर आ रहा होगा आपको, बैड एक्ट या ब्लेम। अब मान लेते हैं कि जब हम कोई काम गलत करते हैं, कोई चीज़ करते हैं, तो अपना गलत चीज़ दूसरे पर हम ब्लेम करने का काम करते हैं, या कोई चीज़ हम गलत काम बैड एक्ट करते हैं, अपने प्रॉफिट के लिए कुछ भी के लिए हम लोग बैड एक्ट कर देते हैं, जो सामने वाला को हम दोष देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इस बात का सोशल बिहेवियर इस बात को बैड एक्ट के कैटेगरी में रखता है। अब यहाँ पे बैड एक्ट का जो सोशल बिहेवियर का हमारा कैटेगरी जुड़ता नजर है, तो यहाँ पे प्रोनाउन की क्या अरेंजमेंट हो सकती है। तो हमारे सामने कोड हमारा आता है कि हम जिक्र करने के चाम अगर उसको हम दिखाने का काम करें तो पहला हम फर्स्ट पर्सन लाएंगे, इसके बाद हम लाने के काम करेंगे सेकेंड पर्सन, इसके बाद हम लाने के काम करेंगे थर्ड पर्सन। इस अरेंजमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे सोशल बिहेवियर का चर्चा हुआ था, लेकिन वहाँ पे गुड एक्ट की बात हो रही थी, अच्छी चीज़ के लिए होती, इसलिए सेकेंड थर्ड और फर्स्ट को किया था। लेकिन यहाँ पे सोशल बिहेवियर का सेंस तो आ रहा है, लेकिन कैसा, बैड या बैड ब्लेम की। तो अब यहाँ पे अरेंजमेंट हमारा कोड क्या बोलता है कि आपको कोड यही कहता है कि आप जब एरर में दिखाने के काम करेंगे तो आपका सही मायने में अरेंजमेंट क्या होगा, पहले आप फर्स्ट पर्सन दिखाएं, इसके बाद आप जिक्र करना चाहे सेकंड पर्सन, इसके बाद आप जिक्र करना है थर्ड पर्सन। अब आपको कंफ्यूज क्या कर देता, मान लेते हैं कि आपको फर्स्ट पर्सन दिया और थर्ड पर्सन दे दिया, तो आप सोच रहे हैं यहाँ पे सेकंड पर्सन का जिक्र किया, तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं जिक्र किया कोई बात नहीं, हमको अरेंजमेंट चेक करना है कि अगर पहले फर्स्ट पर्सन आया है और थर्ड पर्सन आया है इसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं, अगर तीनों आया तो अरेंजमेंट, सिर्फ अरेंजमेंट को चेक करना है आपको, बस अरेंजमेंट को रखना है कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, इस अरेंजमेंट को इसी अरेंजमेंट में रखना है। आपको क्या कर सकता है कि आपको अरेंजमेंट करने के लिए ये इसको यहाँ ला सकता है, उसको वहाँ लग सकता है, ये इसको वहाँ ला सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपको अरेंजमेंट इसी हमेशा ध्यान देना है। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो देखना है। तो यहाँ पे जो हम आपके सामने ये कंसेप्ट लागू करने के लिए एग्जांपल ले लिए हैं, तो गौर करना है, क्या बोलता है, द टीचर स्कोल्डेड यू एंड मी। अब देखना यहाँ पे कि सबसे पहले बिहेवियर का चर्चा हुआ है, तो स्कोल्ड हमारा सामने आया, यानी डांटने का सेंस आ रहा है, यानी एक तरह का बैड एक्ट हुआ। जब आप किसी इंसान को डांटते हैं तो एक तरह का बैड एक्ट हुआ, तो यहाँ पे हमारा सोशल बिहेवियर क्या जुट रहा है, बैड एक्ट में। अब आपको पता है कि जब बैड एक्ट हमारा सेंस मिल गया तब हमारे सामने क्या कोड लागू करना है, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन, ये कोड लागू करना है। तो गौर करना है कि इस एग्जाम्पल में क्या क्या आया हुआ है, ठीक है। तो हमारे सामने जुड़ता दिख रहा है यू, यू अपने आप में क्या है, गौर करना इस बात को, सेकेंड पर्सन। अब मी अपने आप में क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो क्या ये सही है, नहीं ना जी, नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारी अरेंजमेंट कहती है कि आप पहले फर्स्ट पर्सन का जिक्र करें, इसके बाद सेकंड पर्सन का जिक्र करें, इसके बाद थर्ड पर्सन का जिक्र। तो इसमें थर्ड पर्सन आया नहीं है तो कोई कंफ्यूजन नहीं वाला, अपने मन से थर्ड पर्सन लिखना भी नहीं है, जो आया है बस उसको अरेंजमेंट को सही कर लेना। तो यहाँ पे हमारा मी तो आया, लेकिन फर्स्ट पर्सन बाद में आया, क्योंकि हमारा ये बैड एक्ट के सेंस में क्या कहता है, पहले आप फर्स्ट पर्सन लाने के काम करेंगे, यानी यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, मी को पहले कर लेंगे और इसके जगह हम क्या कर लेंगे, यू को यहाँ पे कर लेंगे। ये हमारा सेकंड हुआ और ये हमारा फर्स्ट हुआ। क्यों हुआ इस बात को आप समझ रहे होंगे, क्योंकि हमारा सेंस लेकर आया।
बैड एक्ट का, तो कोड हमारा लागू होता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो हमारे सामने 2 ही पर्सन का जिक्र किया तो कोई दिक्कत नहीं, बस इसका अरेंजमेंट सही कर लेना है। हमारे सामने यहाँ मी था, क्योंकि इसको यहाँ पे लाना होगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का जिक्र हम बाद में नहीं कर सकते। बैड एक्ट के सेंस में हम फर्स्ट पर्सन पहले लेंगे, इसके बाद सेकंड पर्सन, तो यू के पे यहाँ रखना ज़्यादा अच्छा समझा। इस कहानी को आज तक जो आपके सामने मैंने मिलकर शेयर किया, जो समझाने का और समझने का आपके साथ मिलकर सेंस किया, बस इसको आप घर में एक बार देखें, जरूर समझें, इसको रिवाइज करें, आप हमें बताएं और अपने जितने भी दोस्तों के साथ शेयर करें। लाइक करने शेयर करना ना बिल्कुल ना भूलें। बस मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।